जी आप नॉर्मली जब भी कोई प्रॉब्लम लेते हो तो उसमें आपका पहला वर्जन पता क्या होता है? मैं डिज़ाइन पैराडाइम की तरफ आऊँ, जिसकी तरफ हमने स्लोली जाना है। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था, आप प्रॉब्लम को डिज़ाइन करोगे, सबसे पहली अप्रोच जो आपके माइंड में आती है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो और कहते हो कि कोई भी पैराडाइम यूज़ ना करें। तो एक्चुअली जब आपके माइंड में होता है कि सॉल्व करना है, कोई भी पैराडाइम यूज़ नहीं करनी, तो आप अभी भी एक पैराडाइम यूज़ कर रहे हो जिसका नाम ब्रूट फोर्स है। अब ब्रूट फोर्स है ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को आप देखते हुए उसको सॉल्व कर रहे हो। सेकेंड पैराडाइम है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो मैं आज इस पैराडाइम, अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीट कर चुके हैं। एक थोड़ा सा टॉपिक है वो रहता है, मैंने वो पोस्टपोन किया थोड़ी देर के लिए, वो था कि रेकरेंस रिलेशन में ऐसा भी प्रॉब्लम आता है जिसमें वेरिएबल साइज डिक्रीज हो रही है। तो मैंने इसको पोस्टपोन इसलिए किया, आगे जाके हम जब क्विक सॉल्व या इस तरह का प्रॉब्लम करेंगे तो एक्चुअल प्रॉब्लम के टाइम पे मैं उस रेकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करने, उसका एक सेपरेट मेथड है, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी जो मैंने आपको करवाया इसका क्या नाम था? ये जो रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करने का मेथड बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसका अल्टरनेट वे ट्री मेथड भी है। नहीं, वो और चीज़ है, ट्री मेथड से भी ये करते हैं। मैंने कहा था आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लीजिएगा, ट्री मेथड सेम उसी तरह की एक्सपेंशन हो रही है, कभी बता भी दूंगा, वो सेम का है काम। बाकी हमने जो मास्टर थ्योरम किया तो वो तो हमने कहा एसिम्प्टोटिकली डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, उसका इससे ज़्यादा और कोई वर्जन नहीं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर से स्टार्ट लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से निकलने के बाद अगला काम हमारा हुआ डिज़ाइनिंग। तो एनालिसिस किसको कहते हैं और डिज़ाइन किसको कहते हैं? एनालिसिस कहते हैं आपके सामने ऑलरेडी डिज़ाइन प्रॉब्लम है, आपने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, एनालाइज करना है कि ये कितना एफिशिएंट है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लास गेस करनी होती है। तो नॉन रिकर्सिव में हमने एनालिसिस कैसे किया था? मैं एनालिसिस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। नॉन रिकर्सिव में हमने एनालिसिस किया था कि कोई लूप के साथ एल्गोरिथम था, ऑलरेडी डिज़ाइन था, आपने जस्ट समेशन से या जो भी आप मेथड अडॉप्ट करें, मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए बेसिक ऑपरेशन की काउंट निकाली, और ये था आप कह लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। और इसके बाद हमने किया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी थे, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को एड्रेस किया। उस केस में भी हमने एल्गोरिथम खुद से डिज़ाइन नहीं किया, बल्कि ऑलरेडी डिज़ाइंड एल्गोरिथम था। तो डिज़ाइंड एल्गोरिथम में हमने देखा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, उसके लिए हमने रेकरेंस रिलेशन यूज़ की। और आज भी कोई उसी का ही था कि रेकरेंस रिलेशन से कैसे हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर मास्टर थ्योरम से उसकी एसिम्प्टोटिक कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। एसिम्प्टोटिक कॉस्ट निकालने का मास्टर थ्योरम के अलावा और भी मेथड है, वो कौन सा होगा? अभी आपने जो रेकरेंस रिलेशन से आंसर लेके आए थे, मेरा क्वेश्चन सुन लें। क्वेश्चन ये है कि आपने रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व किया, आपको एक आंसर मिला, ये एसिम्प्टोटिक नहीं है, इसको एसिम्प्टोटिक मास्टर थ्योरम, अगर मास्टर थ्योरम में अप्लाई करें, मैं कहूँ इसकी एसिम्प्टोटिक कॉस्ट बताओ, तो फिर कौन सा मेथड? एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज़ करते हुए बिग को बिग थीटा बिग ओमेगा। तो आपके लिए फॉर्मल वे है, वो आपने एक इक्वेशन बतानी होती है कि एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ ऐसे करके, और बिग को, और फिर बिग ओमेगा और बिग थीटा, अदरवाइज दूसरा वे था। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं हैरान हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी तरफ से, आप सुन भी चुके हुए हैं, कर भी चुके हुए हैं, लेकिन क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब एनालिसिस के बाद हम एंटर होने लगे हैं डिज़ाइन, प्रॉब्लम की डिज़ाइनिंग। अभी भी अगर देखा जाए खुद से प्रॉब्लम तो आप घर बैठ के डिज़ाइन करते होंगे ना, जब आपको चीज़ मिले। अभी भी हम ऑलरेडी डिज़ाइन प्रॉब्लम को ही लेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे ये डिज़ाइन कैसे हुआ। थोड़ा सा ये फ़र्क है, हम देखेंगे ये डिज़ाइन कैसे हुआ, क्यों ऑलरेडी लोगों ने जो प्रॉब्लम डिज़ाइन किए हुए हैं, जो सोल्यूशन बनाए हैं, वो डिवाइड एंड कॉन्कर के ज़रिए किए हुए हैं। तो पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि उसको सीखें लोगों ने कैसे किया, और अगर आपकी समझ में आ जाए कि ये इस तरह से डिज़ाइन हुआ, फिर ही आप इस काबिल हो सकोगे कि आप अपने तौर पे एक नया प्रॉब्लम डिज़ाइन कर सकते, और वो भी बहुत इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये कि कम से कम आपको इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे, आपने सोचना कैसे है।
किसी प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर से डिज़ाइन करते हुए। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी डिज़ाइंड एल्गोरिथम ले रहा हूँ और उसको जब हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे सोल्यूशन मिला, तो आपको पता चल जाएगा कि नया प्रॉब्लम अगर आपके पास है फिर आपको क्या करना है, राइट। तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्टार्ट लेते हैं, यानी ये सारी डिज़ाइन टेक्निक्स हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, लाइफ कलेक्शन, ब्रांच एंड बाउंड। आज डिज़ाइनिंग का फर्स्ट फेस करने लगे हैं, तो प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स भी साथ साथ लेके जाएंगे। ब्रूट फोर्स उसके जरिए प्रॉब्लम कैसे हुआ, फिर डिवाइड एंड कॉन्कर से बेनिफिट देखना है कि ब्रूट फोर्स से डिवाइड एंड कॉन्कर में कोई बेनिफिट मिलता है, और अक्सर बेनिफिट नहीं मिलता, कभी कभार नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं है डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो बेनिफिट मिल जाए, मोस्टली मिलता है लेकिन कभी कभार नहीं मिलता। लेकिन आप करके देखेंगे तो पता चलेगा नहीं मिलता। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर अगली पैराडाइम पे स्विच कर जाओगे डायनामिकली, उससे अगर आपको बेनिफिट मिल जाते हैं तो आप इसमें स्विच कर जाओगे। अगर इसमें नहीं मिलता तो फिर आप ग्रीडी की तरफ। तो ये इस तरह से एक पैराडाइम सीक्वेंस है जो आपको मैंने बताई हुई, और मैंने ये भी कहा था कि आपको फर्स्ट लेक्चर मेरा याद होगा जिसमें मैंने फ्लो बनाया था कि आप एक प्रॉब्लम डिज़ाइन करोगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करोगे, अगर वो रीजनेबल नहीं है तो वापस डिज़ाइन की तरफ आओगे। ब्लॉक डायग्राम का पूरा लेक्चर था हमारा, शायद उसकी वीडियो भी रिकॉर्डेड हो। तो वही काम करने लगे हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर करेंगे। अगर तो टाइम कम्प्लेक्सिटी रीजनेबल मीन अच्छी हुई तो कई ऐसे प्रॉब्लम है वो सिर्फ डिवाइड एंड कॉन्कर से ही एफिशिएंटली सॉल्व हुए हैं आज तक, उससे आगे डायनामिक का वो कैंडिडेट ही नहीं थे। तो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अगर डिवाइड एंड कॉन्कर से भी, यानी इससे भी अच्छी टेक्निक्स हैं, लेकिन हमें पता चल जाएगा डिवाइड एंड कॉन्कर में साफ नज़र आएगा कि ये स्विच होने वाला है या नहीं। ये भी जब डायनामिक प्रोग्रामिंग पे आऊँगा मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा ये स्विच होने वाला है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर से नहीं, आगे डायनामिक में स्विच होना पड़ेगा। और डायनामिक भी मैं आपको जब ये स्टार्ट होगा यहाँ बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि इससे भी अच्छा एल्गोरिथम है, और उसका स्विचिंग पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि ग्रीडी की तरफ मूव कर जाए, राइट। तो आज ये थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन करना था कि आपको पता चले कि आज फर्स्ट पैराडाइम हम देखने लगे और ऑलरेडी डिज़ाइन प्रॉब्लम ही है, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं ये सॉल्व कैसे कर रहा है प्रॉब्लम को। तो इट मीन्स हम डिज़ाइन प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज इंटीजर। और मैंने आपसे कहा था ये लार्ज इंटीजर को इसलिए मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, अगर कोई इतना लार्ज आपका इंटीजर है कि आपका हार्डवेयर सपोर्ट ना करे तो आपको इस तरफ आना होगा। और दूसरी रीज़न, अगर वो लार्ज इंटीजर है, एक तो हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, दूसरा आपको तो आना ही पड़ेगा डिवाइड एंड कॉन्कर में। लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर से डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज़ करते हुए आपको एक बेनिफिट भी नज़र आएगा, जिससे नज़र आएगा कि ब्रूट फोर्स से ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली ये सॉल्व हो रहा है। तो आपको वो चीज़ भी दिखानी है कि डिवाइड एंड कॉन्कर से बेनिफिट क्या मिलेगा। दो चीज़ें हम इसमें देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो मैंने अभी बहुत स्मॉल साइज़ के इंटीजर लिए सिर्फ बताने के लिए कि आप ट्रेडिशनल मेथड जो आप मेथड यूज़ करते हो मल्टीप्लिकेशन में, वो कौन सा मेथड है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो ये ब्रूट फोर्स वर्जन होगा, जो हम इसको हम ट्रेडिशनल वे भी कह सकते हैं, या स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, या ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ जो भी नाम दे दें। इसको अगर सॉल्व करें तो आपको पता होगा हम इसको इस तरह से, ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, आपने ये इस तरह से सॉल्व करते जा रहे हैं, राइट, समझ आ रहा। आप इसी तरह सॉल्व करें, उसी तरीके से इसकी तरफ और एक शिफ्ट करके इस सीक्वेंस से जब आप ये सारे कर लेते हो, अब आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन कितनी है, क्योंकि हमारा काम तो ये भी देखना है कि ये एल्गोरिथम टाइम कितना लेगा, ताकि हम देख सकें कि ये ब्रूट फोर्स के साथ है डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या फ्लेवर मिल सकता है हमें। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो n इनपुट साइज क्या है, 4 डिजिट है। तो मल्टीप्लिकेशन कितनी है, अगर n = 4 है, अगर ये 3 भी हो सकता था 4 भी हो, हम मैक्सिमम लेंगे। अगर एक 4 है दूसरा 2 या 3 डिजिट भी है तो हम मैक्सिमम को लेंगे n = 4। तो उस केस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैक्सिमम भी बताएंगे कि कितनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। आई थिंक 16 मल्टीप्लिकेशन है, हर एक के लिए 4 मल्टीप्लिकेशन मैंने मूव करते हुए दिखाया था। इसके लिए कितना 1 2 3 4
1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स n इक्वल टू 4 में मल्टीप्लिकेशन कितनी है 16, तो n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ऐसे गेस कर रहे हैं तो इसकी 16 एटॉमिक मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जाए, एलिमेंट्री लाइक 16 एटॉमिक मल्टीप्लिकेशन फॉर n इक्वल टू 4। तो आपकी ये जो ऐड है इसको फिलहाल हम इग्नोर कर देते हैं, तो ऐड का भी अपना रोल है। मैंने कहा था ना, हम जब एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं उस वक्त हम हाईएस्ट जो क्या कहते हैं इसको, बेसिक ऑपरेशन को देख रहे थे जो हैवी होता है, हैवीएस्ट। तो इस केस में हम फिलहाल एडिशंस को इग्नोर कर देंगे। n इक्वल टू 4 में 16 मल्टीप्लिकेशन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O n स्क्वायर। ये हमारा था स्टैंडर्ड ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। इसी एल्गोरिथम को मैंने अब डिवाइड करके देखना है। अभी माइंड में रखिएगा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर, अगर n स्क्वायर से थोड़ी सी भी इंप्रूव हो जाएगी हम कहेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर ने कमाल कर दिया, और अगर नहीं होगी तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। तो ज़रा देखते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, अब आपको वो चीज़ पता चलेगी कि डिवाइड करते हुए मल्टीप्लिकेशन में जिसने भी ये डिवाइड मैकेनिज्म बनाया उसने किस तरह से इसको सोचा है। नंबर है 4 डिजिट, कैसे डिवाइड हो सकता है? ऐसे तो नहीं 9 नंबर को ऐसे पकड़ के अलग कर दें, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज़ करेगा। और डिवाइड करने के बाद जब उसको सॉल्व करेगा तो इसमें कंबाइन वाला एलिमेंट भी आएगा। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कंबाइन करते हुए कैसे सोच रहे हैं। और फिर अभी भी डिवाइड एंड कॉन्कर का मैं वो वर्जन ले रहा हूँ जो ब्रूट फोर्स के टाइम जैसा ही है, बिग O n स्क्वायर ही होगा। लेकिन यहाँ से फिर वो मैं कहूँ आपको उस पॉइंट पे लेके आऊँगा कि मैथमेटिशियन करत सुबह ने इसको एफिशिएंट वे में सॉल्व किया था। फिर हम उसकी तरफ मूव करते हैं और उसने भी डिवाइड एंड कॉन्कर वर्जन। इससे ये पता चला हर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम फाइनल नहीं होता कि ये जी बन गया, उसी डिवाइड एंड कॉन्कर में उसने उसका रिवाइज वर्जन दे दिया। ये हमारा टॉपिक होगा। अभी हम डिवाइड एंड कॉन्कर पे देखते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। मैं सिनेरियो बनाने लगा हूँ कि नंबर को डिवाइड, एरे होता था ना, आप बड़ी आसानी से डिवाइड करते थे, हाफ एरे इंडेक्सेस है, एक नंबर है और इंटीजर है, उसको डिवाइड कैसे करना है उसके लिए हमें मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं अभी एक नंबर लिया x12 और एक लिया 2 3, तो जाहिर है मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ हाफ हाफ में, फर्ज करें तो मैं इस 1 को अलग करना है, 2 को अलग करना है, और जब 1 और 2 को अलग करना है तो कंबाइंड टाइम पे मुझे पता भी होगा मुझे वापस कैसे करना है, दोनों चीज़ें देखनी है। इसको मैं नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 2, ये A है और ये B है, तो मैं एक को ब्रेक करके A कह देना है, और वो कौन सी यूनिट है, टेंस वाली प्लेस है वो कॉलम, और जो B वाला है वो यूनिट्स वाला है। इस तरह से मैं इसको अलग कर सकता हूँ। जब मैं अलग करूँगा ना A को, तो जब मैं बाद में कंबाइन की तरफ आऊँगा तो मुझे पता होगा इसके साथ 10⁻n/2 मल्टीप्लाई करना है, और ये n/2 पता क्यों है, अभी हमने n देखा था 2, तो A मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n/2, 2/2 10, टेंस की पोजीशन, ये n/2 इसलिए कहा 3 डिजिट भी हो सकता था, 4 डिजिट भी होता है। जनरलाइज फार्मूला देना है कि ये जो यूनिट है ब्रेक होगी तो ये टेंस वाली है, अगर 100 तक होगी उसका फार्मूला भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो कम से कम आपको ये पता चला अगर इसको आपने अलग करना है तो जब इसको वापस करना है तो एक्चुअली है क्या, ये A मल्टीप्लाई बाय 10⁻n/2 प्लस B, तो आप देख लें ये वही नंबर बनेगा। जब हम इसको ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करके वापस देखना चाहेंगे तो यही फार्मूला है, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो प्लस ये B, यानी इन दोनों इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इस यूनिट को प्लस करना है, ये कंबाइन वाला। और आपको नजर आ रहा होगा कि कंबाइन की जरूरत भी पड़ रही है। ब्रेक तो कर लिया, वापस अगर कंबाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये भी चेक कर सकते हैं, ये वही 12 आ गया। इसी तरह अगर आप दूसरे नंबर को देखें 23 को, वो भी उसी तरह ही होगा, C मल्टीप्लाई बाय 10⁻n/2 प्लस D जनरलाइज फॉर्म में, और देखेंगे तो वो 23 आ जाएगा। आई थिंक आपको कम से कम ये पता चल गया जब हम डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली नंबर को बाद में कैसे पढ़ेंगे, जिसको हम ब्रेक कर चुके हैं। ये 1 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो चुका है, 1 असल में 10 है और 2 असल में यूनिट है। हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं
x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई क्या है? अभी देखें, मैं अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन दिखाना चाह रहा हूँ कि आप डिवाइड एंड कॉन्कर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कि क्या सिनेरियो बनेगा। आपको अभी पता चल गया x क्या है और y क्या है। x आपके पास a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर n/2 प्लस b, ये इधर लिख दें। और y क्या है? c इंटू जनरलाइज फॉर्म में, ये इधर लिख दें। अभी मैं x मल्टीप्लाइड बाय y, x को y से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, लेकिन डीकम्पोज्ड एलिमेंट्स को। क्यों? a को ब्रेक करके, b को ब्रेक करके, c और d को था, तो उसको मैं पढ़ कैसे रहा हूँ? a मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस b दिस अपनी तौर पे डिवीजन वालों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इस 12 को 23 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली उनको ब्रेक कर चुका हूँ। ये a है, ये b है, ये c है, d है, और उसी नंबर को मैंने क्या कहा, ये एज इट इज 12 का वर्जन लिया हुआ डीकम्पोज करके। ये 12 का डीकम्पोज वर्जन है, मीन 1 सिर्फ 1 लिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय दिस वन प्लस b 2, तो देखिए वही नंबर है। अब इधर जनरलाइज फॉर्म में लिया, इधर ये c है, ये d है, ब्रेक भी कर दिया और नीचे बता भी दिया। मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखने लगा हूँ कि डिवाइड करके इसका आंसर क्या होगा। तो प्लेन इसको इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या करें, ये देखिएगा, मैंने इस पूरी यूनिट को 8 मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको इसके साथ, पहली को पहली के साथ, तो क्या है a c, और मल्टीप्लिकेशन में ये क्या ऐड नहीं हो जाती, तो 10 रेज़ पर n प्लस 1 n प्लस 1 दिस, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें सीधा ad 10 रेज़ पर n/2, ये n/2 साथ में, ठीक है, प्लस b इंटू दिस, क्योंकि ये एक फॉर्म है तो उसको इसके साथ लिख दिया, और प्लस bd। मैंने प्लेन क्या किया, जब उनको दोनों को a b c d में ब्रेक किया हुआ है और उसको उसी तरह नंबर लिखा कि अलग अलग को करें तो 12 भी बने, और उसको मल्टीप्लाई करने, इस डिवीजन वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये फार्मूला है। और इस फार्मूला को अगर समराइज कर लें, ये क्या हो जाएगा, n, इस कॉमन निकाले, एक जैसे n/2 प्लस bd। हम डिवाइड करके जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला आया। अब माइंड में रखिए ये कैसे सॉल्व होगा। a क्या है 1, अब 12 नहीं पढ़ोगे, a है 1, c क्या है 2, a d, उसमें से जो आपने डिवाइड किया उनको इधर पुट करो तो आपको आंसर वही मिलेगा जो आप चाह रहे हो। लेकिन इस सूरत में मल्टीप्लिकेशन कितनी हो रही, क्योंकि हम तो आए इसलिए इधर है कि उधर मल्टीप्लिकेशन थी n²। इस केस में देखने की मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, एक ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये टॉपिक ना 2 लेक्चर या 3 लेक्चर तक जा सकते हैं, तो इसके पार्ट 1 आज डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ पे समझना है आप रोक सकते हो। मैं एस्टेब्लिश क्या चीज़ कर रहा हूँ, एस्टेब्लिश ये कर रहा हूँ कि 2 चीज़ों को मैं डिवाइड करके कर रहा हूँ, और डिवाइड करने में जब सॉल्व करेंगे तो इनसाइड मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी। और ब्रूट फोर्स में हम देख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन, n अगर इनपुट साइज है तो n² उसका है। इस केस में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, एक ये मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है 2, यानी a को d के साथ मल्टीप्लाई तो है ना, एटॉमिक मल्टीप्लिकेशन माइंड में रखिएगा। एटॉमिक मल्टीप्लिकेशन मीन ये सिंगल डिजिट है, फर्दर इसको नहीं ब्रेक कर सकते। a को, x को तो कर लिया, ये 3rd मल्टीप्लिकेशन और ये 4। आप सोच सकते हो कि इसको क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, अभी 4 मल्टीप्लिकेशन है, इनको मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूँ। नो करना तो है, मल्टीप्लाई करके ही आंसर आता है। 10s की फॉर्म में है ना, 10s की फॉर्म में, 10s की फॉर्म में है। क्या एडवांटेज मिलता है अगर 10s की फॉर्म में कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप जस्ट उनकी शिफ्टिंग करके 0, अगर तो अदर देन 10 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अगर 10, 100, 1000 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो अगर आप पाइथन में कोड लिखोगे तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। 4 मल्टीप्लिकेशन, एटॉमिक मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताने लगा हूँ। नो नीड टू मल्टीप्लाई,
देखिएगा मैंने यही मल्टीप्लिकेशन करी ना, क्योंकि जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करी है, ये तो आंसर आ गया ना, ये है मल्टीप्लाइड बाई दिस। इसको बगैर मल्टीप्लाई किए क्या करेंगे, 1 और 2 लिखेंगे, शिफ्टिंग 2 टाइम्स और 0 अपेंड कर देंगे। अगर ये 1000 है तो 3 टाइम्स शिफ्टिंग अपेंड कर दें, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम में हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की रेड वाली नजर आ रही है। मैं एस्टेब्लिश ये करना चाह रहा था कि आपके पास अभी भी ये 4 मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाते हैं डिवीजन की तरफ। अभी मेरे पास 4 मल्टीप्लिकेशन हैं, तो मेरी डिवीजन पता क्या हो रही है। पहला जो सब प्रॉब्लम होगा वो होगा क्या था, AC था। दूसरा क्या था, देख लेते हैं दोबारा। वो दोनों इकट्ठी थी, AD AC AD BC। एक मेन प्रॉब्लम जो इधर है, 2 इंटीजर होंगे 12, 23। उसने सॉल्व कैसे होना है, इधर आए जो हमने उसको डीकम्पोज किया। और डीकम्पोज में क्या है, पहला AC 4 मल्टीप्लिकेशन थी ना, पहला आएगा AC, दूसरा AD BD एंड BC एंड BD। ये फर्दर फॉर्म में होगा, इसका अपना वर्जन होगा जब ये नंबर जो भी है कि इसको आगे ब्रेक करने। तो अभी तो मैंने 1 2 लिया तो वो सीधा ही एटॉमिक पे आ गया ना। अगर मैं बड़ा नंबर लूँगा तो उसने 4 डिजिट अगर लेता हूँ तो इधर तो 2 डिजिट आएंगे ना, और 2 डिजिट में फर्दर सब डिवाइड होने उसी फॉर्मूले से, और वो भी फार्मूला क्या होगा, 4 होंगे। इस नंबर अगर इसको फॉर्दर टाइमिंग AC ना समझें, 2 डिजिट समझें, तो इसका AC और इसका BD AD और BC और BD। तो आपके पास ये जो वर्जन बन रहा है, मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, तो हमने इससे बाहर आ जाना है और कहना है हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, डिवाइड करके भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। और वो क्या है, ये चीज आ रही है, इसकी रेकन्सिलिएशन क्या बन रही है। आप तो रेकन्सिलिएशन सारे जानते होंगे, 4 कॉल्स है ना, 1 2 3 4 टाइम्स डिवाइड प्लस, और ये हम देख लेंगे कि एक n टाइम उसको क्या कहते हैं, कंबाइन करने में। तो कंबाइन का वर्जन अभी आपको नज़र नहीं आएगा, तो ऐसे समझ लें कि ये इसकी रेकन्सिलिएशन है। आगे जाके अपने जो एफिशिएंट एल्गोरिथम है उसकी रेकन्सिलिएशन का पोस्टमार्टम करना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसकी रेकन्सिलिएशन बनेगी। मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि उसको कंबाइन करते हुए कितनी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा दोबारा समझा दें, जैसे हमें AC AD सब कुछ फर्दर 4 में डिवाइड करना है। देखें यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, इधर भी 4 डिजिट 4 डिजिट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहली जो डिवीजन होगी वो 2 डिजिट्स की होगी। अगर 2 डिजिट्स की होगी, उसमें जो 2 डिजिट हैं वो A होगा, 2 डिजिट ऐसे करके ये 2 डिजिट्स की 4 डिवीजन होगी, उनको AC। जब आगे एग्जाम्पल करनी है तो उसमें ये सारी पिक्चर मौजूद है। हाँ, और इसलिए फर्दर मतलब देखें 100 डिजिट है, 4 में डिकम्पोज हो रहे हैं तो 50-50 आएंगे ना, तो उसने फिर फर्दर डिवाइड होना है 25-25। लेकिन फॉर्मूला हमने यही बनाया हुआ है कि 4 में डिकम्पोज कर दो। अच्छा, इसकी रेकन्सिलिएशन का आंसर आप सॉल्व करोगे, ये आपको बेग को n² ही मिलेगा। आप उसको सॉल्व करके देखते हैं। अब हुआ क्या, हमने ब्रूट फोर्स देखा, ब्रूट फोर्स में हमें मिला n²। हम कहा कि हमसे जैसा कोई मैथमेटिशियन नहीं है, हम इसको डिवाइड एंड कॉन्कर से करते हैं। करने की कोशिश की, ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ा, डिवाइड पे आए। डिवाइड ने भी एसिम्प्टोटिक कॉस्ट वही बताई। हाँ, एसिम्प्टोटिक कॉस्ट सेम है, एक्चुअल कॉस्ट में हो सकता है डिवाइड एंड कॉन्कर उनमें थोड़ा सा, इतना ज़्यादा डीप नहीं देखा, हो सकता है कि थोड़ा सा फ़र्क हो, लेकिन एसिम्प्टोटिकली n² है दोनों। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया होगा ना, एसिम्प्टोटिक और एक्चुअल फ़र्क होता है, लेकिन एसिम्प्टोटिकली लार्ज एन पे कोई फ़र्क नहीं है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट करें इस साइज के 2 इंटीजर है 1 2। अब देखें आपने जब डिवाइड करना है तो उसका हाफ वर्जन बनेगा, और वो हाफ वर्जन देखिए हमने 1 2 कहा था 12, ये था आपका x, जैसे ये है, उसको ब्रेक किया था a
बी सी डी, नीचे फार्मूला बनाया था, वहाँ कहीं नहीं था कि ये ए 1 डिजिट है, वो तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए 1 डिजिट है ना। तो अगर आप इतने बड़े नंबर को करेंगे तो इसके भी वही पोर्शन बनेंगे, ये इसका हाफ ए और इसका हाफ बी, ये सी और ये डी, वो डिवाइड होगा, उसका एक जनरल स्ट्रक्चर बन जाएगा 4 में, जो हमने अभी ट्रेडिशनली करके कहा ए सी, ये ऐसे करके वर्जन। ये जो नीचे है हाफ हाफ, ये तो इन्होंने divide- फर्दर हाँ, दोबारा सही है। एक्स और वाई बन जाएंगे और उसका ए बी सी डी, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में और चीजें पता चल जाएंगी। अब मैं जब इसको देखता हूँ, कितना बड़ा नंबर, अब उसको सॉल्व करना है। पाइथन क्या कर रही है, इस नंबर को वही मेथड से सॉल्व कर रही है। पाइथन का ओपन सोर्स कोड देखा है, पाइथन इसको उसी तरह सॉल्व कर रही है जो अभी हम करने लगे हैं। और पाइथन एक साइड पे जाके स्विच हो जाती है ब्रूट फोर्स में। तो मैंने कहा था ना, ये ऐसा प्रॉब्लम है जो सारी चीज़ों को एड्रेस करेगा। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाइथन कब जाके स्विच हो जाएगी ब्रूट फोर्स में और उसकी रीज़न क्या है। तो स्मॉल साइज पे जब आप डिवाइड करते हुए नीचे जाते जाएंगे तो डिवाइड करते हुए सिंगल एलिमेंट तक नहीं जाना, 1 एलिमेंट तक। वो देखना होता है कि आपके पास मशीन की पावर क्या है। आपकी मशीन जो हमने भी जब इस प्रॉब्लम को किया था सॉल्व, तो उस वक्त मशीन 19 डिजिट, अब पता नहीं आपकी जो मशीन है इस वक्त 19 से ऊपर ना चलेगी। पर जितनी भी मशीन है आपकी, जितने डिजिट को वो हार्डवेयर आसानी से मल्टीप्लाई कर लेता है 90 डिजिट्स को, उसको तो डिवाइड नहीं करना ना। तो आप जब इतने बड़े नंबर को डिवाइड करते हुए लेके जाओगे तो एक थ्रेशोल्ड तक लेके जाओगे, और वो थ्रेशोल्ड होती है कि आपके, मैं तो कहता हूँ एक एलिमेंट को एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आपका सिस्टम 19 को पकड़ के ऐसे कांस्टेंट टाइम में, एक टाइम में मल्टीप्लाई कर लेता है। तो आपके लिए तो एटॉमिक नंबर तो 19 डिजिट का होगा ना। तो अब आप इसको नीचे डिवाइड करते करते 19 डिजिट तक लेके आओगे। 19 डिजिट पे जब आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं उसको फर्दर डिवाइड करता हूँ तो करत सुबह एल्गोरिथम मैंने इसको कहा, तो ये जो आइडिया जो इतना एफिशिएंट है वो स्लो हो जाता है। आपका ब्रूट फोर्स ज़्यादा स्पीड से ये काम करना शुरू कर देता है। इट मीन्स अब मैं डिवाइड करते हुए एल्गोरिथम के अंदर एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि उस वक्त तक डिवाइड करते हुए जब तक आपके इंटीजर का साइज 19 नहीं आ जाता। जैसे 19 आ जाता है उसी टाइम स्विच कर जाए, वही एल्गोरिथम जो अभी हमने ब्रूट फोर्स में किया था, लार्ज नंबर के लिए सही है, यानी एंड स्क्वायर जिसकी कॉस्ट एसिम्प्टोटिक। तो इसका मतलब है डिवाइड एंड कॉन्कर में डिवीजन वाला एलिमेंट भी आके जाके भी आप थोड़ा सा सोच में पड़ोगे कि मुझे कहाँ तक ये बेनिफिट दे रहा है, कहाँ तक नहीं, कहाँ तक। उसको हम थ्रेशोल्ड का वर्ड लेते हैं। तो आपने थ्रेशोल्ड पता होना चाहिए कब तक इसको डिवाइड करना है, राइट। इतने डिजिट से वैसे ब्रूट फोर्स स्लो हो जाएगी ना। तो इसको हम लेके आते हैं, ये एलन चौली करत सुबह, इसने ये आइडिया दिया था। करत सुबह की स्टोरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप नेट पे जाके ज़रा इस पूरी स्टोरी को विकीपीडिया में ज़रा सर्च कीजिएगा, लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन, और आपको पता चलेगा ये छोटा सा 18 ईयर या इससे भी 17 ईयर्स का बच्चा था जो एक कॉन्फ्रेंस में शायद बैठा था, और इसने एक बड़े, यानी रशियन मैथमेटिशियन दुनिया में बहुत पॉपुलर है। तो रशियन मैथमेटिशियन कॉल्मोगोरव नाम है, या शायद उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। वो अपने तौर पे इसका आंसर बता रहा था कि ये देखिए मैं एफिशिएंट एल्गोरिथम दे चुका हूँ। और ये बच्चा छोटी सी एज में उसको देख के, मेरे ख्याल में उसी टाइम नहीं, इसने एक दिन के वक्फे के बाद इसका एफिशिएंट वर्जन डिवाइड एंड कॉन्कर दे दिया था। तो उन्होंने जो मैथमेटिशियंस थे वो अपनी एफर्ट करके क्लेम कर चुके थे। फिर बाद में वो कॉल्मोगोरव ने अपने रिसर्च पेपर में ये स्टोरी बताई कि आपका ये मेथड उसकी तरफ से, और इस बच्चे को पता भी नहीं था, और इसके नाम से पब्लिश हुआ पेपर, और इस बच्चे को पता ही नहीं था इसने क्या कर लिया। और आजकल मैंने कहा इस बच्चे की तस्वीर देखें, और आजकल जो तस्वीर देखी तो अच्छा जी, उसका काम पता क्या था, इसकी अचीवमेंट पता क्या थी, इसने डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम यूज किया, और जहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन हो रही थी ना,
उसको रिड्यूस कर दिया 3 मल्टीप्लिकेशन, एक मल्टीप्लिकेशन सेव की। हमारे जैसे लोग कहते होंगे एक किया फिर क्या हुआ, तो रिसर्च में अगर माइनर से भी इम्प्रूवमेंट आती है तो वो एक अचीवमेंट होती है। एक मल्टीप्लिकेशन से उसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल से नीचे ले आया। और वो कैसे किया, अब मैं आपके सामने, मैंने कल सुबह के आइडिया को स्लाइड्स के अंदर इस तरह से डाल दिया है कि आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि 1 मिनट में सेव कर ली, बल्कि दिखाऊंगा भी कैसे सेव हुई। तो इस स्लाइड में आपको मैंने वो वर्जन डाला हुआ है कि मैं अपने स्टूडेंट को दिखाना चाह रहा हूँ कि कल सुबह ने सोचा कैसे, और आपको नज़र आएगी कि ये सेंसिबल अप्रोच है। तो हम ज़रा उसके आगे की तरफ चलते हैं। और उसने इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये पता इतनी रिड्यूस कर दी है एंड रेस्ट पर 1.585। और आज तो आपको प्रॉब्लम 7 वाला था, पहले मैं यही रेप्रेजेंटेशन देने लगा था, ये भी शायद क्लास में करवाई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कहा था ना, थ्रेशोल्ड चाहिए हमें, डिवाइड कहाँ तक करना है। तो ये मैंने स्टेटमेंट भी ऐड कर दी कि अगर आपकी स्मॉल साइज है n का, तो उसके ऊपर कृत सुबह एल्गोरिथम स्लो हो जाता है, वो रिकर्जन का ओवरहेड आ जाता है। लेकिन लार्ज n पे ये बहुत ज़बरदस्त चलता है, तो उस पर हम स्विचिंग वाला मैकेनिज्म भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और लार्ज मल्टीप्लिकेशन का अगर कोई पहली अटेम्प्ट हुई है तो क्रस्तूबा की थी। मैं हिस्ट्री भी रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट इसकी अटेम्प्ट है हिस्ट्री में जो आपकी लार्ज मल्टीप्लिकेशन में एक एफिशिएंट अटेम्प्ट हुई है। अब देखिएगा, ये तो हम देख चुके हैं, इससे आप फेमिलियर हो गए कि अगर आप डिवाइड करके करने की कोशिश भी की आपने तो 4 मल्टीप्लिकेशन हैं, उन शिफ्टिंग को जरा साइड पर रखते हुए अब इसको 3 में कैसे कन्वर्ट करना है।